जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 22 अगस्त। जी हाँ, आज डेट कौन सी? 22 अगस्त। और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और इस क्लास को जितना हो सके हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज यानी 22 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 अगस्त को राष्ट्रीय देवदूत दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय देवदूत दिवस, यानी कि नेशनल वी एन एनी लेडी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो अच्छे कर्मों और दूसरों के प्रति दयालुता को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 22 अगस्त को राष्ट्रीय देवदूत दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आज के ही दिन यानी कि 22 अगस्त को ही मद्रास दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ, आज मद्रास दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के ही दिन 22 अगस्त 1639 यानी 1639 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास शहर की स्थापना की थी। तो इसीलिए आज के दिन ही मद्रास दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप जो भी हमने ये दो इम्पोर्टेंट डेज के बारे में चर्चा की, आपको अच्छे से इनसे रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम करने वाले हैं लक्ष्य की विशेषता। और ये किसके अंतर्गत हम करेंगे? हम कर रहे हैं फ्रेंड्स होम मैनेजमेंट की आज क्लास करेंगे। जी हाँ, हमारा आज की जो क्लास है वो क्या है? हमारी होम मैनेजमेंट। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन साइंस चैप्टर 2 कंप्लीट किया, चैप्टर 3 उसमें स्टार्ट कर दिया है और होम मैनेजमेंट में चैप्टर 2 हम कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम करेंगे लक्ष्य की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल। यानी जो गोल्स क्या होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, इस सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बट इसके पहले प्रीवियस क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने होम मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लक्ष्य का वर्गीकरण देखा था, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्स हमने देखे थे, जिसमें हमने लक्ष्य 3 प्रकार के देखे थे। कौन सा? तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य यानी कि इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म गोल्स। दूसरा साधन समाप्ति लक्ष्य अर्थात मीन्स एंड गोल्स। तीसरा दीर्घकालिक लक्ष्य अर्थात लॉन्ग टर्म्स गोल्स। और इन सभी को हमने पढ़ा था। तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य अंतर्गत जैसे गृह सज्जा है, आपका कपड़े धोना, वस्त्र धोना, बर्तन मांजना इत्यादि। साधन समाप्ति लक्ष्य के अंतर बिल भुगतान हेतु पैसा जमा करना और दीर्घकालिक लक्ष्य हेतु मकान बनाना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करना। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी कब? हमने जब ये होम मैनेजमेंट की प्रीवियस क्लास की थी। तो इतना ही हमने पढ़ा था और आई होप आपका एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन हो गया होगा। हमने ठीक है वर्गीकरण तो देख लिया कि लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, बट लक्ष्य की विशेषता क्यों होती क्या होती है? इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल। तो यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है लक्ष्य सतत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि गोल्स क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारा एक लक्ष्य जैसे अभी क्या है, अभी आपका है सपोज मान लो कि अभी आपको टीजीटी क्वालिफाइड करना है। ये क्या है? ये आपका लक्ष्य है। जब धीरे धीरे करके आप अपने गोल्स पे पहुंच जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपने कि मुझे टीजीटी करना था और मैं टीजीटी में सिलेक्शन मैंने ले लिया, तो आपका लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। बट बस वही लक्ष्य समाप्त होगा, वहाँ से एक दूसरे लक्ष्य की शुरुआत होगी। तब आप सोचेंगे कि ठीक है टीजीटी में तो सिलेक्शन ले लिया, अब थोड़ा और पढ़ के हम टीजीटी के लिए भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे गोल्स होते हैं वो एक गोल्स हमारा समाप्त होता है, वहीं से जस्ट हमारा दूसरा गोल स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि लक्ष्य क्या है? सतत यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही एक लक्ष्य की पूर्ति होती है, दूसरा लक्ष्य स्वतः ही निर्मित हो जाता है तथा व्यक्ति या परिवार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है। नंबर 2, लक्ष्य समाज पर आधारित होते हैं। कुछ लक्ष्य तात्कालिक एवं अल्पकालिक होते हैं जिनकी तत्काल पूर्ति करना आवश्यक होता है, जैसे बस या ट्रेन से यात्रा करने हेतु टिकट काटना, टेलीफोन बिल जमा कराने हेतु रुपए निकाल कर देना। अल्पकालिक लक्ष्य को पूरा करने में कई घंटे से लेकर कई दिन लग सकते हैं, जैसे
खाना पकाना, धुलाई करना, गृह की सजावट आदि कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति में महीनों एवं वर्षों लग जाते हैं तथा कभी कभी अपनी जिंदगी भी थोड़ी लगने लगती है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स देखे। आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। नंबर 3 है लक्ष्य क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। व्यक्ति की इच्छा, रुचि, जीवन मूल्य, दार्शनिक विचारधारा, अभिवृत्तियों आदि में परिवर्तन होने से लक्ष्य परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, कुछ लक्ष्यों में परिवर्तन की गति इतनी धीमी होती है कि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता, यानी कि दिखाई नहीं देता, जैसे पिता पुत्र का विचार। नंबर 4 लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। यदि एक व्यक्ति के मूल्य धार्मिक या शैक्षिक प्रवृत्ति के हैं, तब वह अपने लक्ष्यों के निर्माण में धर्म एवं शिक्षा को ही प्राथमिकता देगा तथा इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति पहले करेगा। नंबर 5 लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। सुनियोजित लक्ष्य से व्यक्ति की इच्छाओं, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों की पूर्ति होती है, जिससे उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा का भाव जागृत होता है। वह हमेशा नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नई नई विधियों एवं तकनीकों की खोज करता रहता है। नंबर 6 लक्ष्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि एवं संतोष पाने के लिए लक्ष्यों का क्या करता है? निर्माण एवं विकास करता है। उसके साथ ही वह परिवार के सदस्य के रूप में सामूहिक लक्ष्य के निर्माण एवं विकास में भी सहयोगी बनता है। नंबर 7 लक्ष्य की प्रकृति क्या है? गतिशील है, यानी कि चलती रहती है। एक लक्ष्य का प्रभाव दूसरे, तीसरे, चौथे और इसी तरह अनेक लक्ष्यों पर पड़ता रहता है, जिससे दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति का लक्ष्य उच्च कोटि का चिकित्सक बनने का, यानी कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनने का है, तो इसके लिए वह पहले क्या करेगा? विज्ञान विषय के साथ प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेगा। इसके बाद परीक्षा में सफल होने के बाद MBBS पढ़ेगा, फिर MS या MD करेगा। इसके बाद भी वह विदेशों में जाकर FRCS की डिग्री हासिल करेगा। इस प्रकार लक्ष्यों की श्रृंखला चेन ऑफ गोल्स बनती जाती है तथा व्यक्ति जीवन भर जूझता रहता है। यहाँ पे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपके लिए है, FRCS का फुल फॉर्म क्या है? बोल रहे हैं ना FRCS की डिग्री हासिल करेगा, तो ये कौन सी डिग्री है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन करिए, इसका आंसर मैं बताऊंगी, बट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको इसका फुल फॉर्म पता है या नहीं। देखते हैं नंबर 8 है लक्ष्य व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी होते हैं। इन्हें प्राप्त करना संभव होता है, जैसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति या उच्च शिक्षा की प्राप्ति। उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति संघर्षशील रहता है तथा नित्य प्रति तात्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है, जैसे संयम जीवन जीना, संतुलित भोजन ग्रहण करना, प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करना आदि। नंबर 9 है लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं। समाज जिन मूल्यों को स्वीकारता है, महत्व देता है, व्यक्ति भी उन्हीं मूल्यों को स्वीकारते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, यानी कि आगे बढ़ता है। विभिन्न रुचियों एवं पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के संपर्क में नए लक्ष्य निर्मित किए जाते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति के लक्ष्यों से समाज भी प्रभावित होता है। तभी कहा जाता है कि सुनागरिक से सुराष्ट्र का निर्माण होता है। सुनागरिक से यानी कि अच्छे नागरिक से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। जिस देश के नागरिक आलसी, कामचोर, सुस्त एवं निर्बल होंगे, वह राष्ट्र भी कमजोर एवं निर्बल होगा। उदाहरण, जब किसी परिवार का लक्ष्य उत्तम कृषि करके गेहूं उत्पादन करना है तथा फल सब्जी उगाना है, तो वह परिवार पूरे मनोयोग से कृषि का कार्य करता है तथा अन्न, सब्जी, फल आदि उगाता है। इससे न केवल उस परिवार की समृद्धि होती है, बल्कि समाज भी संपन्न बनता है। लोगों को कम दाम में अनाज, फल, सब्जियां उपलब्ध हो जाते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि लक्ष्य से समाज प्रभावित होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि लक्ष्य से समाज कैसे प्रभावित होता है। नंबर 10 लक्ष्य का संबंध आशा यानी कि होप से होता है। वे लक्ष्य जिनकी प्राप्ति होना मुश्किल होता है त्याग दिया जाता है तथा उन्हीं लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है जिन्हें प्राप्त करने की आशा रहती है। उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति शहर में मकान खरीदना चाहता है, परंतु
अर्थाभाव के कारण यानी कि पैसे की कमी के कारण वह इस लक्ष्य को त्याग देता है तथा कस्बा या गांव में ही जमीन या मकान खरीदता है। नंबर 11, परिवार के जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल में परिवर्तन होने से लक्ष्यों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। परिवार के मुखिया के आकस्मिक निधन, असाध्य बीमारी, भयानक दुर्घटना यानी कि सेवरल एक्सीडेंट्स, बेरोजगारी, फसल की बर्बादी, प्राकृतिक विपदा आदि कारणों से व्यक्ति या परिवार के जीवन में एकदम से परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या परिवार को अपने आर्थिक लक्ष्यों को बदलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो ये तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा लक्ष्य की क्या विशेषता होती है कई सारे पॉइंट्स के माध्यम से। आई होप लक्ष्य की विशेषता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लक्ष्य की क्या विशेषता होती है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, स्तर यानी कि स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स इसकी क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप यहाँ तक पहले पढ़िए लक्ष्य की विशेषता, जितने भी पॉइंट्स हमने लक्ष्य की विशेषता के अंतर्गत देखे उन सभी को अच्छे से डिटेल में पढ़िए। और क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी आपके जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी चेंजमेंट होने लगे, अभी LT में हुआ है, क्या पता आगे चल के और भी किसी एग्ज़ाम में आपका जैसे TGT PGT का भी वो भी रिटर्न में ही आ जाए है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई क्या करनी है, डिटेल में करनी है। पहले क्या होता था, पहले आप जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करते थे और आप उससे काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाती थी, बट अब से प्रीवियस ईयर से बात नहीं बनने वाली क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम क्या है, रिटर्न होने वाले हैं। नो MCQs अब उतना आसान नहीं है कि आप गए, आपने ऑप्शन देखा, कई सारे क्वेश्चन के तो आंसर भी नहीं पता होते, बट जब ऑप्शंस हम देखते हैं तो ऑप्शन देख के आइडिया लग जाता है और कि हो सकता है यही आंसर सही हो और टिक करके आ जाते हो, कई बार वो चीज़ें सही हो जाती है। बट अभी टिक नहीं करना है आपको, टिक तो करना ही करना है, साथ में आपको रिटर्न एग्ज़ाम भी आपको देना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसीलिए डिटेल में पढ़िए। आपको ये बुक से पढ़ाई करना थोड़ा बोरिंग तो ज़रूर लग रहा होगा फ्रेंड्स, बट ये बुक अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, अच्छे से चीज़ों को समझोगे, सीरियस होकर पढ़ोगे, तो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छे से चीज़ें एक एक वर्ड आप देखिए, वर्ड टू वर्ड हम पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमने इसको स्किप कर दिया, ये पढ़ दिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। जी नहीं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता और सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। आपने अगर जब ये चीज़ सीख ली ना तो आपको सफल होने से कभी कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखा जाए तो इस बुक में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और देखा जाए तो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर्स एग्जामिनर बनाते हैं उनके माइंड का हम किसी को नहीं पता कि वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ ले, किस टॉपिक पे पूछ ले। कई बार क्या होता है जिस टॉपिक को हम स्किप कर देते, नहीं ये तो आज तक कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है और इस बार भी आने के कोई चांसेस है नहीं। बट ऐसा होता है कि जो चांसेस ना भी होते हैं एग्जामिनर वही उठा के देता है क्योंकि वो हम लोगों से भी ज़्यादा समझदार है। तो इसीलिए बच्चे वही, उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो कि सब कुछ इम्पोर्टेंट करके जाते हैं कि उनके लिए सब एक वर्ड भी, जैसे बुक का है ना, एक वर्ड भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। और हाँ, जिन्होंने भी होम साइंस की बेसिक से तैयारी स्टार्ट की है, मतलब अभी होम साइंस से एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्कुल उनको होम साइंस का नॉलेज नहीं है ना, तो आपके लिए एक सीरीज़ मैंने कराई है क्लास 6 to 12 की। जी हाँ, क्लास 6 to 12 की हमने सीरीज़ कराई, उसमें हमने टॉपिक कवर किया है, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हमने पढ़े हैं। आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देख लीजिए और अच्छे से आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी और आप वहाँ से बेसिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एक बार उस सीरीज़ क्या करना है, चला के छोड़ दीजिए, वीडियो चलती रहे, 2-4 वीडियो भी देख लिए तो आपको समझ लो कि 2-4 क्लास 6 है सपोज, तो उसकी 2-4 क्लास आपकी कवर हो गई। तो इसीलिए मैंने यही सोच के फ्रेंड कि वैसे तो बुक कोई पढ़ नहीं पाता क्योंकि लेके बुक बैठना बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं पढ़ पाता है। तो इसीलिए जो है ये सीरीज़ मैंने कराई है, तो आप वहाँ से अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यहाँ पे जब एक बार आप उस सीरीज़ देख लेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें वही हम फिर से पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा सांत्वना रहे कि हाँ हमने क्लास 6 to 12 तो पढ़ लिया, पर TGT PGT में क्या आता है वो हमने पढ़ा भी नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी देखिए, अभी जो इससे हमारा होम मैनेजमेंट का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, उसका भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। पहले हम चैप्टर कर रहे हैं, देन उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं
नहीं कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। होम एंड न्यूट्रिशन साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का हमारा जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, उसकी भी आपको वीडियो मिल गई होगी। और जो हम टॉपिक करते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको बुक से थोड़ा कम समझ में आया होगा, उसको मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ। आपके जितने भी हमने फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की क्लास की है, आप देखिए अभी जिससे स्टार्ट ही किया है, तो ये सब है। थोड़ा थोड़ा जीके जीएस की भी क्लास अब कोशिश करूँगी कि आपको डेली नहीं ज़्यादा तो 10-15 तो जीके जी से क्वेश्चन मिले ही, जिससे कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस आप एक नज़र में देखें। और अरे आपने समझ लो 15 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से अगर आपको 2 क्वेश्चन भी देख करके याद हो गए तब भी तो कुछ रेडी हुआ ना, वो एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं देना पड़ेगा ना आपको जीके जीएस के लिए। तो इसीलिए वो भी स्टार्ट करने का सोचा है मैंने, और मैंने कर भी दिया है, एक क्लास आपको मिल भी गई है। तो यही सब है फ्रेंड्स, और ये स्ट्रेटजी है मेरी, कैसी लगी आपको तो आप कमेंट करके बताइए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप लोग साथ में, हम सब मिल के साथ में काम करेंगे, मिल के पढ़ेंगे, तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो बस आज थोड़ी बातें कर ली मैंने आपसे, थोड़ा ऐसे ही बोलने का मन कर रहा था कि चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बस यही कहना था। आज की क्लास को बस यहीं तक करते हैं। हमने लक्ष्य की विशेषता देखी, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्तर यानी कि स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। मूल्य हमने पढ़ लिया, मूल्य के बारे में सब कुछ जान लिया, लक्ष्य हमने देख लिया। अब लास्ट है हमारा स्टैंडर्ड चैप्टर 2 होम मैनेजमेंट का। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।